ये स्टडी सर्किल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है और जो भी डीडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। और जिनका दोस्तों एग्जाम अभी नहीं हुआ है, पेपर उनके ऑब्जेक्टिव प्रकार के ही आते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। केमिस्ट्री की बात करें तो इसका पेपर टाइटल है फोर्थ सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। और इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है, तो इसमें आपका आंसर डी सही था, क्योंकि अक्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2NP6। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लगा देंगे डी आंसर। दूसरा क्वेश्चन था क्वांटम संख्या को जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करता है उसको जानते हैं, तो उसको मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही था। तीसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो ये समझाया जा सकता है दोस्तों किसके से, कुंड के नियम के द्वारा। ऑप्शन बी आप लगा देंगे। चौथा क्वेश्चन था कि डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 10 होती है। सी आंसर आपका इसमें सही था। पांचवा क्वेश्चन है पोटेशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करता है यद्यपि 3d कक्षक में रिक्त होते हैं। यह तथ्य किस पर आधारित है, तो ये तथ्य आधारित है आप बहु सिद्धांत पर। ऑप्शन ए आपका इसमें सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह 3pz कक्षक के लिए सत्य है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी है सही उत्तर। अगला देखेंगे 7वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि एक परमाणुवीय कक्षक तरंग फलन का रेडियल भाग निर्भर करता है, तो ये n और l पर निर्भर करता है। ऑप्शन इसमें ए आपका सही उत्तर है। 8वां क्वेश्चन था कि 3s 3p और 3d कक्षक के लिए नोड की संख्या क्रमशः है, तो इसकी जो संख्या है दोस्तों 2, 1 और 0। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में सही उत्तर था। 9 नंबर प्रश्न है द इक्वेशन del x into del p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ऑप्शन डी इसमें आपका सही था। 10 क्वेश्चन था डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल मास m इज, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/mv। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर था। 10 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि निम्न कक्षक में कोई नोडल तल नहीं होता है, तो 1s में कोई नोडल तल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 12, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन 12 है कि एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम समरूप संख्या है, तो वो होगी 2n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्रश्न नंबर 13 है कि व्हिच क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इसमें क्वांटम संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसलिए आंसर डी इसमें आपका सही उत्तर था। अगला है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इक्वल टू, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इक्वल टू किसके होता है, तो याद रखेंगे ये होता है b माइनस h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 15, जिसमें पूछा गया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन है del 2 साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस b साई इक्वल टू 0। सी आंसर 15 नंबर का सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन था एटॉमिक नंबर Ni इज 28 द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Ni2+ आयन, तो इसमें आपका हो जाएगा अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो इनमें से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस केले पाइप ट्रायंगल ये नहीं है। ऑप्शन डी 17 नंबर का सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 18, इन द फॉलोइंग पेयर विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो उसमें ऑप्शन सी आपका सही है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आयोडीन के हाइपो के साथ अनुमापन में एक सूचक के रूप में किया जाता है, तो इसका किया जाता है तो स्टार्च का उपयोग किया जाता है। 19 का आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अम्ल की तुल्यांकी भार इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, तो ये होगा आणुक भार अपान क्षारकता। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 21, जिसमें है 0.1 NaCl के 100 मिली के अनुपालन में प्रयुक्त NaOH की मात्रा, तो इसकी मात्रा है 0.4, इसलिए आंसर सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 22, जिसमें है कि ऑक्जेलिक अम्ल के विरुद्ध KMnO4 का अनुमापन है, तो इसका अनुमापन क्या है ध्यान रखेंगे, इसमें आपका डी आंसर सही है, रेडॉक्स अनुमापन। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23, जिन्हें पूछा गया था भारात्मक विश्लेषण का मूल सिद्धांत क्या है, तो भारात्मक विश्लेषण का जो मूल सिद्धांत है वो हो जाएगा आपका द्रव्यमान परिवर्तन का मापन। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और इसमें पूछा गया है कि भारात्मक विश्लेषण में कौन सा चरण विलयन के अवक्षेप को अलग करता है, तो ये निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 इसमें पूछा गया है कि भारात्मक विश्लेषण में पश्च अवक्षेपण का प्राथमिक उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था अवक्षेप की शुद्धि अशुद्धि हटाना, ऑप्शन नंबर डी 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था। 26 नंबर क्वेश्चन जिसमें विलायक निष्कर्षण के किस नियम पर आधारित है, तो विलायक का निष्कर्षण नियम जो आधारित है वो नरेस्ट का नियम है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्तंभ वर्ण लेखन में एक अधिशोषण के रूप में नहीं किया जा सकता, तो अधिशोषण के रूप में हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज नहीं कर सकते, डी आंसर इसमें सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28 और 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया था एक जलीय विलयन 100 मिली कार्बनिक विलायक का उपयोग करके एक विलय निष्कर्षित किया गया, इस स्थिति आप निष्कर्षण की अधिकतम दक्षता की अपेक्षा करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका बी आंसर सही है, 28 का बी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन पृथक्करण की बैच निष्कर्षण विधि का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब विलय का वितरण अनुपात डी होता है, तो जब अनुपात कम होता है, आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, 29 का बी सही है। अगला है 30 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया था किस तकनीकी को वर्ण लेखन भी कहते हैं, तो इसमें वर्ण लेखन कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी को, ऑप्शन नंबर ए 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 है द वैल्यू ऑफ आर एफ इज ऑलवेज, तो आर एफ की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 31 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 32 मापे गए मान और वास्तविक मान के मध्य के अनुबंध को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, इसको एक्यूरेसी शुद्धता बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं, सी आंसर लगा देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक तापमान से 2 सेंटीग्रेड अधिक बढ़ता है, यह थर्मामीटर है या थर्मामीटर यथार्थ है लेकिन सटीक नहीं है भाई, ऑप्शन ए लगाएंगे, 33 का ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोजिशनल एवरेज, इनमें से कोई सा पोजिशनल एवरेज नहीं है, तो पोजिशनल एवरेज इनमें से नहीं है, वो होगा मीन यानी कि माध्य, ऑप्शन बी सही है 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि टाली नहीं जा सकती, तो त्रुटि टाली नहीं जा सकती वह है अनिर्धारित त्रुटियां, तो 35 का ऑप्शन ए सही है। अगला है निम्नलिखित यौगिक में लैम्डा मैक्स का मान, लैम्डा मैक्स का मान अधिकतम, तो अधिकतम जो मान होगा वो ऑप्शन बी का होगा, बी ऑप्शन लगाएंगे सही उत्तर। 37 नंबर में आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, एन से सिग्मा एन से पाई स्टार, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बेसिस द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर होमो एनुलर डाइन, तो होमो एनुलर डाइन के लिए लैम्डा मैक्स का सही मान क्या होगा, तो इसका मान है 253 nm, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। 39 नंबर क्वेश्चन जिसमें वुडवर्ड फिशर नियम का उपयोग करके निम्नलिखित अणु के लैम्डा मैक्स का आकलन करना, तो इसमें आकलन होगा 227 nm, 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि एनिलीन को एनिलीनियम आयन में परिवर्तित किया जाए तो यह किस प्रकार का बदलाव देखा जाए, तो इसमें हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट आप देखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक अणु के लिए कंपन मोड हो सकता है, तो रैखिक अणु के लिए कंपन मोड ये क्या होगा भैया, ये होगा 3n-6, 3n-6, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 41 का ऑप्शन ए माफ कीजिएगा, 41 का ए सही है, 3n-5, 6 नहीं होगा 5 होगा, तो 41 का ए सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है जल अणु के IR स्पेक्ट्रम में कितने बैंड, तो इसमें बैंड जो देखने को मिलेंगे वो कितने देखने को मिलेंगे भैया, वो देखने को मिलेंगे आपको 3, 42 का ऑप्शन बी सही है। 43 क्वेश्चन है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल आवृत्ति का मान निर्भर करता है, तो ये दोनों बल स्थिरांक और रिड्यूसर्स मास दोनों पर निर्भर करता है, सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र IR में फिंगरप्रिंट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, फिंगरप्रिंट क्षेत्र को 600 से लेकर 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी इसमें जिन्होंने लगाया सही उत्तर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दर अधिकतम होती है, तो अधिकतम जो तरंग दर होगी वो रेडियो तरंग की होगी, ऑप्शन डी सही है। 47 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा IR निष्क्रिय है लेकिन रमन सक्रिय है, तो N2 IR निष्क्रिय है लेकिन रमन सक्रिय है, यहाँ पर 47 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 48 क्वेश्चन है कि दृढ़ रोटर के घूर्णी स्पेक्ट्रम में दो क्रमागत वर्णक्रम रेखाओं के बीच की दूरी, तो इसके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी 2b, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कम आवृत्ति की तरफ रमण रेखाओं को क्या कहा जाता है, उसको स्टोक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोक लाइन। अगला है सरल हार्मोनिक दोलित्र के कंपन संक्रमण के लिए चयन का नियम। तो चयन का नियम हो गया डेल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसलिए बी आंसर सही है। 50 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें 8707300327 इस पे अपना पेपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको जल्द से जल्द आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा एग्जैक्ट आंसर के साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके पेपर के सोल्यूशन आपको मिलते रहेंगे।